नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के भारत की। ये वो दौर था जब पुरानी रीतियां और एक नया भविष्य एक दूसरे से टकरा रहे थे। और इसी टकराव से निकले वो 4 बड़े आंदोलन जिन्होंने मिलकर एक मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। आज उन्हीं की कहानी देखेंगे। जरा सोचिए, एक तरफ विदेशी हुकूमत, दूसरी तरफ समाज में सदियों से चली आ रही बेड़ियां। ऐसे में किसने एक आजाद भारत का सपना देखने की हिम्मत की? बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की जड़ में है। तो इस जागरण की जो पहली और शायद सबसे जोरदार आवाज उठी, वो थी आर्य समाज की। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरी कल्चरल क्रांति की पुकार थी। और इस क्रांति को लीड कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। इनकी सोच ने, कह सकते हैं, उस वक्त के भारतीय समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये उनका सबसे फेमस और पावरफुल स्लोगन था। पर यह सिर्फ एक नारा नहीं था, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी थी। आइडिया ये था कि अपने प्राचीन ज्ञान की तरफ वापस जाकर समाज को फिर से खड़ा किया जाए। तो आर्य समाज ने किया क्या? उन्होंने समाज की उन बुराइयों पर सीधा हमला बोला जिन पर बात करने से भी लोग डरते थे। मतलब एक तरफ तो छुआछूत, जातिवाद, बाल विवाह, इन सब का जबरदस्त विरोध, और दूसरी तरफ इंटरकास्ट मैरिज और विधवा पुनर्विवाह का खुला सपोर्ट। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हो या फिर स्वराज यानी सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट, ये सब कहने वाला ये पहला बड़ा मूवमेंट था। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्वामी दयानंद ने वर्ण सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया। नहीं, उन्होंने उसके बेसिस को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि समाज में किसी की जगह जन्म से तय नहीं होगी, बल्कि उसके काम से, उसकी काबिलियत से तय होगी। सोचिए, उस जमाने में ये कितना रैडिकल आइडिया रहा होगा। इस मूवमेंट का असर इतना ज्यादा था कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है वैलेंटाइन शिरोल, उन्होंने तो इसे इंडियन अनरेस्ट का ओरिजिनेटर यानी भारतीय अशांति का जन्मदाता ही कह दिया। लेकिन इस टाइटल को लेकर एक छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर होता है। असल में शिरोल ने ये टाइटल 2 अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया था। जब किसी एक इंसान की बात आई तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आई तो ये टाइटल उन्होंने आर्य समाज को दिया। तो एक तरफ थी आर्य समाज की ये क्रांतिकारी लहर, और उसी वक्त एक और धारा बह रही थी। ये धारा आध्यात्म और सेवा के रास्ते से भारत को जगाने का काम कर रही थी, और ये था रामकृष्ण मिशन। और इस मिशन का चेहरा कौन था? स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। वो एक ऐसे करिश्माई फिगर थे जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया। विवेकानंद के लिए स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मेडिटेशन या पूजा पाठ नहीं थी। उनकी पूरी सोच इस एक लाइन में समझी जा सकती है। उन्होंने कहा, जब तक करोड़ों लोग भूखे और अनजान हैं, मैं हर उस पढ़े लिखे इंसान को गद्दार मानता हूं जो उनके तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक बहुत पावरफुल कॉल था। फिर आया साल 1893। ये एक टर्निंग पॉइंट था। शिकागो में हुई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में विवेकानंद ने वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदू फिलॉसफी से मिलवाया, और बस यहीं से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। उनके असर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या खूब कहा था। उन्होंने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीयवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। ये टाइटल अपने आप में बताता है कि कैसे विवेकानंद की स्पिरिचुअल टीचिंग ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्राइड भरने का काम किया। अच्छा, तो सुधार और आध्यात्म की इन धाराओं के साथ साथ एक और लहर उठ रही थी। ये लहर थी लॉजिक की, बगावत की और नौजवानों के जुनून की। इसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। इस मूवमेंट के पीछे जो दिमाग था वो थे एक बहुत ही ब्रिलियंट और यंग प्रोफेसर हेनरी विवियन डिरोजियो। कैलकाटा के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के मन में तर्क और आज़ादी की आग जला दी। लेकिन दुख की बात यह है कि वो बहुत कम उम्र में ही चल बसे। अपनी देशभक्ति और रैडिकल राइटिंग की वजह से डिरोजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। उनकी पोएट्री आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। और ये मूवमेंट अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। मतलब सोचिए, उस दौर में ये लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे? प्रेस की आज़ादी, किसानों को जमींदारों के जुल्म से बचाना और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ऊंची पोस्ट देना।
ये मांगे उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी थीं। चलिए, अब तक हमने जितने भी मूवमेंट्स की बात की वो सब भारत की जमीन पर ही पैदा हुए थे, लेकिन हमारी लिस्ट में जो चौथा और आखिरी मूवमेंट है वो थोड़ा अलग है। इसकी जड़ें तो विदेश में थीं, लेकिन भारत आकर इसे एक नया मकसद मिला। ये थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसने पूरब और पश्चिम के बीच कह सकते हैं एक आइडियोलॉजिकल ब्रिज का काम किया। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1875 में न्यूयॉर्क में। वहाँ मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने इसे शुरू किया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1882 में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर इंडिया आ गया, मद्रास के पास अडियार में, और बस यहीं से इसका इंडियन चैप्टर शुरू हो गया। इंडिया में इस सोसाइटी को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है एक आयरिश सोशल रिफॉर्मर को। नाम था एनी बेसेंट, जो आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा चेहरा बनी। इंडिया में एनी बेसेंट का काम आज भी देखा जा सकता है। देखिए, 1898 में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। वही कॉलेज 1916 में जाकर बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU, और फिर अगले ही साल 1917 में उन्होंने एक और इतिहास बनाया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। तो ये थे 4 अलग अलग मूवमेंट, 4 अलग अलग रास्ते। लेकिन सवाल ये है कि इन सब ने मिलकर एक नई इंडियन आइडेंटिटी को शेप कैसे दिया। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इनके तरीके भले ही अलग अलग थे। कोई रेडिकल रिफॉर्म की बात कर रहा था तो कोई स्पिरिचुअल सर्विस की, लेकिन इन सब का मकसद एक ही था। इन सभी ने मिलकर करोड़ों भारतीयों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगाया, अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाया और एक नए भविष्य का सपना देखने की हिम्मत दी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। 19वीं सदी के इन आइडियाज ने मिलकर एक नई नेशनल आइडेंटिटी बनाई, लेकिन आज के इंडिया में इनमें से कौन से विचार सबसे ज्यादा गूंजते हैं, ये सोचने वाली बात है।